Good morning, students. Let's start with the most basic topic from economics today, which is kind of very important for CTS and ND examinations. We'll be starting with microeconomics, okay, and the basics of economics. Basically, now look here. What is the definition of economics? When we say कि we are studying economics, हम economics पढ़ रहे हैं, economics से questions solve कर रहे हैं. What do you mean by it? What is economics? है क्या ये? ठीक है? See, now the thing is that कि हम जो लोग हैं, हमारे wants और needs unlimited है. If I have to give you an example, when you're born, from the time till you die, ऐसा कोई हिसाब तो है नहीं किसी का कि अपने लाइफ टाइम में मैं सिर्फ 100 केजीज ऑफ राइस कंज्यूम करूंगा या फिर 100 केजीज ऑफ आटा कंज्यूम करूंगा. वैसा तो कोई फिक्स नंबर है नहीं. हम तब तक खाएंगे जब तक हमारा पेट नहीं भर जाएगा, जब तक हम जिंदा है इस दुनिया में. तो द पॉइंट इज दैट आवर वांट्स आर अनलिमिटेड. ठीक है, हमें अनगिनत चीजें चाहिए, वेदर इट्स अ बेसिक नीड और अ लग्जरी, डज नॉट मैटर. आवर वांट्स एंड नीड्स आर अनलिमिटेड. ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज दैट हमारे नीड्स को मीट करने के लिए, हमारे वांट्स को मीट करने के लिए वी नीड रिसोर्सेस. हमें रिसोर्सेस चाहिए अपने वांट्स को मीट करने के लिए. अब प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हमारे वांट्स तो अनलिमिटेड है, बट उन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेस हमारे पास है, द रिसोर्सेस आर लिमिटेड, द रिसोर्सेस आर स्कार्स. ठीक है, स्कार्स मतलब वो लिमिटेड है, रिसोर्सेस खत्म हो जाएंगे लेकिन हमारे वांट्स खत्म नहीं होंगे. ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ता है चीजों को कि जितने रिसोर्सेज है हमारे पास उसको यूज करके हम अपने कितने वांट्स सेटिस्फाई कर सकते हैं. तो इस जो पूरे सिचुएशन का स्टडी है कि लिमिटेड और स्कार्स रिसोर्सेज यूज करके हमने अपने अनलिमिटेड वांट्स को मीट कैसे किया. सारे वांट्स तो मीट नहीं होंगे, बट यूजिंग द रिसोर्सेज हाउ मच एवर वांट्स वेर वी एबल टू मीट. दिस पर्टिकुलर साइंस विच स्टडीज द ह्यूमन बिहेवियर कि इंसान लिमिटेड रिसोर्सेज लेके अनलिमिटेड वांट्स को किस प्रकार किस तरह से सेटिस्फाई कर रहा है, दैट साइंस इज नोन एज इकोनॉमिक्स. As I've written here, it is the science which deals with human behavior in relation to scarce means. Means मतलब the resources जो हमें चाहिए, कोई अपना इच्छा, अपना नीड, अपना वांट पूरा करने के लिए. With alternate uses. Alternate uses मतलब जो मीन्स हमारे पास है उसका कोई एक ही यूज होगा ऐसा तो कोई बात है नहीं. फॉर एग्जाम्पल मनी, मनी इज अ मीन्स, मनी इज अ रिसोर्स. बट ऐसा तो है नहीं कि पैसे से आप सिर्फ खाना खरीद सकते हो, पैसे से आप कपड़े भी खरीद सकते हो, पैसे से आप कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीद सकते हो, आप मेडिसिन खरीद सकते हो, किताब बुक्स खरीद सकते हो. So what is happening? One single resource has alternate uses. If I look at petrol as a resource, petrol ऐसा तो है नहीं कि पेट्रोल से सिर्फ गाड़ी चलता है, फ्यूल से शिप्स भी चलते हैं, प्लेन भी चलता है, बाइक चलता है, ट्रक चलता है. So what we are doing here? फ्यूल से हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं. So what is happening? One single resource may have alternate uses. तो इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट द स्टडी की ह्यूमन बिहेवियर कैसा है कि हम अपने स्कार्स मीन्स या लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके अपने अनलिमिटेड एंड्स, एंड्स यानी हमारे नीड्स जो हमें एंड में चाहिए, हमारे अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करें. दैट इज द क्लियर कट मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स. अब when we will study economics broadly in two categories, microeconomics and macroeconomics. ठीक है, अब दोनों के डेफिनेशंस और दोनों के डिफरेंसेस देखते हैं. सी माइक्रो जो वर्ड है, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, छोटा, एंड मैक्रो मींस लार्ज. ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? जब आप इकोनॉमिक्स को एक इंडिविजुअल के नजरिए से देखते हो कि एक आदमी या एक छोटा सा ग्रुप ऑफ पीपल या फिर एक कंपनी, मतलब एक इंडिविजुअल चीज को जब आप देख रहे हो कि उसमें इकोनॉमिक्स कैसे काम कर रहा है, दैट इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स. एंड नाउ अगर आप पूरे देश को एक साथ देखते हो जो कि एक बिगर पिक्चर है, यू आर नॉट लुकिंग एट पीपल इंडिविजुअली एक एक करके, आप सबको मिला के पूरे कंट्री को एक साथ देख रहे हैं नेशनल लेवल एट अ लार्जर स्केल. इन दैट काइंड ऑफ अ सिनेरियो वी कॉल इट मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में वी आर स्टडीइंग द होल इकोनॉमी ऑफ अ रीजन, ऑफ अ कंट्री, ऑफ अ स्टेट. ठीक है, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसा कि मैंने कहा कि इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करता है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करेंगे? इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी विल स्टडी अबाउट थिंग्स लाइक इंडिविजुअल इनकम, कि एक इंडिविजुअल पर्सन का इनकम कितना है, एक इंडिविजुअल कंपनी का इनकम कितना है. ठीक है, या फिर जो आउटपुट होता है, आउटपुट यानी कि हम इकोनॉमी में प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, व्हाट आर वी प्रोड्यूसिंग इन द इकोनॉमी. तो यहाँ पे हम एक इंडिविजुअल, एक कंपनी, एक फैक्ट्री या एक आदमी अकेला कितना आउटपुट दे रहा है, कितना प्रोड्यूस कर रहा है, वो स्टडी करते हैं. बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में वी स्टडी विथ लार्जर थिंग्स, जैसे नेशनल इनकम, कि पूरे देश का मिला के पूरे देश का इनकम कितना होता है, देश के हर आदमी को, हर नागरिक को मिला के एक देश कितना पैसा कमाता है. या फिर एम्प्लॉयमेंट,
कि पूरे स्टेट में या पूरे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट का एम्प्लॉयमेंट आप अपने घर के हिसाब से तो देखते नहीं होगे कि हमारे घर में 6 में से 3 लोग एम्प्लॉयड है, 50% एम्प्लॉयमेंट है, ऐसा तो होता नहीं है। एम्प्लॉयमेंट विल लुक एट अ बिगर पिक्चर कि पूरे देश में एम्प्लॉयमेंट कितना है। सो थिंग्स लाइक दीज कम अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि हम बड़ी चीजें देख रहे हैं, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में द मेन टूल्स दैट वी विल यूज इज डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई एट एन इंडिविजुअल लेवल, कि एक इंडिविजुअल लेवल पे एक आदमी कितना डिमांड कर रहा है किसी प्रोडक्ट का, या फिर एक आदमी वो प्रोडक्ट कितना सप्लाई कर पा रहा है। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में वी लुक एट एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट मतलब एन एडिशन ऑफ एवरीथिंग, सबको एक जगह। एग्रीगेट, द वर्ड एग्रीगेट इन इंग्लिश मींस दैट यू पुट एवरीथिंग इन वन प्लेस एंड यू लुक एट अ बिगर पिक्चर, द होल समरी, ठीक है। सो इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी यूज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, पूरे देश का डिमांड एग्रीगेट करके कितना हो रहा है, या फिर पूरे देश का सप्लाई एग्रीगेट करके कितना होता है, ठीक है। So this is the basic difference between microeconomics and macroeconomics. That microeconomics studies the subject at a very individual level. Macroeconomics studies the subject at a larger national level. Now, very important topic called factors of production. ठीक है? Factors of production क्या होता है? What is factors of production? See, say you want to set up a factory and you want to produce something, maybe clothes or electronic gadgets or medicines or whatever. ठीक है? तो कोई भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए या फिर कोई भी चीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसको सप्लाई करने के लिए आपको पहले वो चीज बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब बनाने के लिए आपको कुछ इनपुट्स चाहिए होंगे। यू विल रिक्वायर अ सर्टेन नंबर ऑफ इनपुट्स टू मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई एंड प्रोड्यूस अ सर्टेन गुड। ऐसा तो है नहीं कि यार आई वांट टू प्रोड्यूस क्लोथ्स, मैंने ऐसा वो शकला का बूम जैसा ऐसा पेंसिल से मैंने बना दिया, फोटो बन के आ गया, वो ऐसा तो होगा नहीं। यू हैव टू ब्रिंग इनपुट्स, यू हैव टू ब्रिंग रॉ मटेरियल्स, यू हैव टू ब्रिंग सर्टेन थिंग्स, उन सबको यूज करके ही आप गुड बना पाओगे। सो इनपुट्स विच आर रिक्वायर्ड to produce and supply any kind of good, these inputs are known as factors of production, those factors which affect production. So what are the factors of production? There are 4 major factors of production. First is land. यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको फैक्ट्री खड़ा करना है। अब फैक्ट्री हवा में तो खड़ा नहीं होगा, टू सेट अप द फैक्ट्री यू नीड लैंड फर्स्ट। पहले जमीन खरीदना होगा या जमीन रेंट पे लेना पड़ेगा, उसी जमीन पे आप फैक्ट्री बना सकते हो। लैंड कैन बी यूज्ड फॉर मिनरल्स, कभी कभी जो हेवी इंडस्ट्रीज होती है उनको मिनरल्स मेटल्स चाहिए होते हैं, वो कहां से आता है? लैंड से आता है, ठीक है, जमीन के नीचे से आता है वो। इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्डिंग, फैक्ट्री, कुछ भी बनाना है आपको, उसके लिए आपको लैंड चाहिए। एग्रीकल्चरल आउटपुट, इवन जो एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसी को अगर फसल उगाना है, क्रॉप उगाना है, कहाँ उगाएगा? हवा में तो उगाएगा नहीं। द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विल बी ग्रोन ऑन द सॉइल ओनली, इन द लैंड। सो लैंड इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट वी हैव लेबर। अब देखो लैंड है, काम करना है, काम कौन करेगा? टू प्रोड्यूस समथिंग यू नीड वर्क, राइट? यू नीड लेबर। लेबर का मतलब ये मत समझना कि लेबर मीन्स अ मजदूर, नो, दैट इज नॉट द मीनिंग ऑफ लेबर। Even the people who are working in any kind of sector, even me teaching right now is a form of labor. Labor means काम करना। लेबर का मतलब मजदूर या फिर जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं वो नहीं, ठीक है। लेबर मीन्स टू डू वर्क इन जनरल। तो लेबर इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि लेबर नहीं होगा, अगर काम करने के लिए कोई नहीं होगा तो कोई सामान बनेगा कैसे? किसी चीज को बनाने के लिए वो ऑटोमेटिकली तो नहीं बन सकता है। इवन इफ अगर आपको कंप्यूटर से एक प्रोग्राम बनाना है कि कंप्यूटर काम कर देगा, वो कंप्यूटर में प्रोग्राम डालने के लिए भी तो एक आईटी इंजीनियर चाहिए, दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ लेबर। देन वी हैव कैपिटल। अब देखो यार, काम करने के लिए लोग हैं, काम करने के लिए जगह भी है, लैंड भी है, बट कुछ सामान भी तो चाहिए होगा फैक्ट्री में, जैसे मशीन या फिर कोई लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर की फैक्ट्री बनानी है एक, ठीक है, वो फैक्ट्री भी एक फॉर्म ऑफ कैपिटल है। फैक्ट्री में मशीन लाओगे, मशीन से कपड़े बन के निकलेंगे, दोज थिंग्स आर नोन एज कैपिटल। जो आपकी कुछ एसेट्स होते हैं, जो फिक्स कुछ चीजें आपको चाहिए होती है काम स्टार्ट करने के लिए। इवन मनी इज अ फॉर्म ऑफ कैपिटल। आपको कुछ भी बनाना है, आपको शुरू में पैसा चाहिए, ठीक है। देन एंटरप्रेन्योरशिप। भाई देखो, कुछ प्रोडक्शन करना है, ठीक है, लेबर है काम करने के लिए, जगह है, पैसा भी है, यू हैव द कैपिटल टू बाय मशीन्स एंड एवरीथिंग। बट इन सबको मैनेज करने के लिए कोई ऐसा आदमी तो चाहिए होगा ना जो इस पूरे बिजनेस को चला रहा है। प्रोडक्शन का जो बिजनेस किसी ने खोल लिया फैक्ट्री, अब उसका एक मालिक भी तो चाहिए होगा। somebody has to take care of the production units. Who will do that? That factor is known as entrepreneurship. A person who is self-employed, the person who basically starts the business, ठीक है। एंड देन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से दो चीजें रिलेटेड है, फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर इनकम। ये जो हमने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा, ठीक है, इसके थ्रू हमें दो चीजें मिलती है, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, और इनकम। इनकम मतलब जो पैसा हम कमाते हैं, ठीक है। नाउ सी, ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 पढ़े हमने, इन फैक्टर्स के ऊपर हमारा जो खर्चा होगा, द एक्सपेंडिचर दैट विल बी इनकर्ड ऑन दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन,
These expenditures are known as factor cost, the cost that you have to pay. And इन factors of production से आपको जो पैसा आप कमाओगे, ठीक है, that income is known as factor income. ठीक है. Now let's look कि इन factors of production से factor cost और factor income क्या क्या मिलता है. पहला है लैंड. देखो भाई, लैंड का फैक्टर कॉस्ट होता है रेंट. आपको अगर लैंड चाहिए रेंट पे, तो आप क्या दोगे लैंड के लिए? रेंट दोगे. सो रेंट इज अ कॉस्ट यू आर पेइंग फॉर लैंड. एंड रिगार्डिंग इनकम ऑल्सो, रेंट इज एन इनकम फ्रॉम लैंड. मान लीजिए आपका लैंड है, कोई आदमी उसमें फैक्ट्री बनाना चाहता है आके, तो उस पर क्या होगा? आप रेंट लोग लेना स्टार्ट करोगे उससे. सो व्हाट इज हैपनिंग? दैट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड इज जनरेटिंग इनकम फॉर यू इन द फॉर्म ऑफ रेंट. ठीक है. रेंट के थ्रू आपका इनकम होता है. तो लैंड का फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर इनकम को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट रेंट. ठीक है. लेबर के लिए द फैक्टर कॉस्ट इज वेज. अब आपने काम पे लोगों को रखा है, उनको पेमेंट देना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा. ठीक है. सो द कॉस्ट दैट यू आर बियरिंग, जो आपको खर्चा करना पड़ रहा है अपने लेबर पे, एम्प्लॉइज पे, दैट इज नथिंग बट वेजेस. ठीक है. एंड व्हाट इज द फैक्टर इनकम? लेबर से आपको क्या मिलता है? लेबर से आपको पैसा तो नहीं मिलता है, लेबर से आपको लेबर मिलता है. लेबर यानी उनका काम, वो जो आपको काम करके दे रहे हैं, जो उनका फिनिश्ड प्रोडक्ट है, दैट इज योर इनकम. ठीक है. देन कैपिटल. अब देखो, कैपिटल का फैक्टर कॉस्ट होता है इंटरेस्ट. क्योंकि जब आप कैपिटल बनाते हो तो कभी कभी लोन लेना पड़ता है कि भाई फैक्ट्री में मशीन खरीदना है, मशीन के लिए लोन ले लेता हूं. तो जैसे ही आप लोन लेते हो, तो कैपिटल को मेंटेन करने के लिए आपको फिर इंटरेस्ट भरना पड़ेगा लोन पे. इंटरेस्ट इज अ टाइप ऑफ कॉस्ट दैट यू हैव टू बियर फॉर योर कैपिटल. ऑन द अदर हैंड, मान लीजिए कि मैंने लोन दिया उसको कैपिटल बनाने के लिए, और मुझे उसके कैपिटल के लिए उससे इंटरेस्ट मिल रहा है. सो इन अदर वर्ड्स आई कैन से दैट कैपिटल के थ्रू आपका जो इनकम होता है, दैट कैन आल्सो बी टर्म्ड एज एन इंटरेस्ट. ठीक है. एंड देन कम्स एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप यानी बिजनेसमैन. बिजनेसमैन का सबसे बड़ा फैक्टर इनकम क्या है? बिजनेसमैन का इनकम होता है उसका प्रॉफिट. बिजनेसमैन का इनकम होता है उसका प्रॉफिट. इवन बिजनेसमैन का कॉस्ट भी प्रॉफिट होता है. क्यों? क्योंकि एक आदमी जब बिजनेस करेगा, फैक्ट्री बनाएगा, फैक्ट्री से उसको प्रॉफिट होगा, वो उन प्रॉफिट के पैसों से ही वापस से पैसे री इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में. हाँ, थोड़ा खुद के लिए रख सकता है वो, बट मोस्ट ऑफ इट ही विल री इन्वेस्ट इन द बिजनेस टू ग्रो द बिजनेस. सो प्रॉफिट इज अ कॉस्ट एंड इनकम फॉर एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है. नाउ लेट्स लुक एट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है. इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा समझाने के लिए, सो इट बिकम्स इजी फॉर यू. इसको देखिए. मान लीजिए शेयर मार्केट में दो स्टॉक्स है, ए, दो स्टॉक्स है, ए और बी. ठीक है. ए का स्टॉक का प्राइस है 100 रुपीज. ठीक है. और ये बी का जो शेयर है, इसका भी प्राइस है 100 रुपीज. ठीक है. आपके पास 100 ही रुपए है पॉकेट में. आप 200 रुपए होता तो आप दोनों का शेयर खरीद लेते, बट आपके पास पॉकेट में 100 ही रुपए है. तो आप दोनों में से किसी एक का ही शेयर खरीद पाओगे, या तो ए का या बी का. तो उस टाइम आपने मान लो, आपने सोच लिया कि ठीक है, मैं ए का एक शेयर खरीद लेता हूं. ठीक है, 100 रुपए में. उसके बाद क्या हुआ? ए का प्राइस था 100 रुपए, बी का प्राइस था 100 रुपए. आपने बी नहीं खरीदा, ए खरीद लिया. तो क्या होगा? मान लीजिए 2 महीने बाद ए के शेयर का प्राइस हो गया 120 और बी के शेयर का प्राइस बढ़ के हो गया 150. अब क्या हुआ? यहाँ पे आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस थे, दोनों का प्राइस 200 रुपए था, आप दोनों खरीद नहीं पाए क्योंकि आपके पास बस 100 रुपए है. ठीक है. यू कुड बाई ओनली ए, बाय योर चॉइस ऑफ कोर्स, कि चलो 100 ही रुपए को एक खरीद सकता हूं, एक खरीद लेता हूं. ठीक है. एंड ए में आपको कितना प्रॉफिट हो गया? 20 रुपए का. लेकिन अगर आप बी खरीदते, ए नहीं खरीद के, तो आपको प्रॉफिट होता 50 रुपए का. ठीक है. आपका प्रॉफिट हुआ कितना? 20. कितना हो सकता था? 50. तो 50 माइनस 20 करने से आपका 30 आता है. दिस 30 इज योर नथिंग बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. दिस 30 इज नथिंग बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? कि आप एक चीज के बजाय अगर आप एक दूसरा ऑल्टरनेटिव चूज करते हो, और दूसरा ऑल्टरनेटिव चूज करने की वजह से यू हैव टू फोरगो सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स, यू हैव टू फोरगो सम अमाउंट ऑफ मनी. क्योंकि आपके वांट्स अनलिमिटेड थे, आपको ए और बी दोनों शेयर खरीदना है, लेकिन आपके रिसोर्सेज लिमिटेड है कि आपके पॉकेट में बस 100 ही रुपए है. आप या तो ए खरीदो या तो बी खरीदो. आपने ए खरीद लिया और ए में 20 रुपए का प्रॉफिट आ गया, बट बी खरीदते तो 50 का आता. तो आपका कितना प्रॉफिट फोरगो हुआ? 30 रुपीज ऑफ प्रॉफिट बस फोरगोन. सो दैट 30 रुपीज की अगर आप एक ऑल्टरनेटिव चीज सिलेक्ट करते, तो शायद आपको 30 रुपीज मिल जाते. दैट अमाउंट ऑफ रिसोर्स विच वाज फोरगोन, दैट इज नोन एज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इसका फॉर्मूला ये होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इक्वल टू रिटर्न ऑन ऑप्शन 1 माइनस, ये देखिए बी में जो रिटर्न आया माइनस द, कितना रिटर्न आया? बी में 50 आया, ए में 20 आया, तो 50 माइनस 20, ये डिफरेंस जो 30 आता है, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है.
Now let's come to the concept of demand and supply. What are demand and supply? So what are demand and supply? See, if all factors remain unchanged, देखो किसी भी चीज का डिमांड ये होता है कि मान लो आपको कोई एक चीज एक पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदना है कि यस आई एम रेडी टू बाई 2 पैकेट्स ऑफ चिप्स एट 10 रुपीज पर पैकेट। ये जो चीज है कि आप एक पर्टिकुलर प्राइस पे किसी चीज को एक पर्टिकुलर टाइम पे खरीदना चाहते हो, दिस थिंग इज नथिंग बट डिमांड। अब डिमांड को इफेक्ट करने वाले बहुत फैक्टर्स हैं, देयर आर मेनी थिंग्स इन इकोनॉमिक्स व्हिच एक्चुअली अफेक्ट्स योर डिमांड। ठीक है, सो नाउ इफ ऑल फैक्टर्स रिमेन अनचेंज्ड, मतलब प्राइस के अलावा वो जो चीज आप खरीदना चाहते हो कुछ भी, उसके प्राइस के अलावा अगर बाकी सारे फैक्टर्स को हम कांस्टेंट कर दे, अनचेंज रखे, दिस टर्म इज कॉल्ड सेटेरिस पेरिबस। सेटेरिस पेरिबस इस टर्म का मीनिंग है कि सारे फैक्टर्स आर अनचेंज्ड। ठीक है, सो whenever all factors remain unchanged, which this thing we call as ceteris paribus, ठीक है, in that scenario गुड्स का प्राइस जितना ज्यादा होगा उसका डिमांड उतना ही कम होगा एंड वाइस वर्सा। मतलब गुड का प्राइस और उसका डिमांड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्राइस ज्यादा होगा डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा डिमांड ज्यादा होगा। ठीक है, और ये सीधी सीधी सी बात है यार, मार्केट में कोई चीज महंगा आ रहा है तुम उसको खरीदोगे, तुमको मन करेगा ना कि कुछ सस्ता चीज खरीदते हैं, और सस्ता होगा तो तुम बोलोगे हाँ ये मेरे को चाहिए। तुम्हारे पॉकेट में 100 रुपए है, ठीक है, तुम दुकान में गए चॉकलेट खरीदने, एक पैकेट चॉकलेट का दाम 100 रुपए है, तुम एक ही खरीद पाओगे, तुम्हारा डिमांड 1 हुआ। और मार्केट में तुम 100 रुपए लेके गए, चॉकलेट का प्राइस 50 रुपीज है, तो प्राइस कम थे, अब क्या हुआ, तुम अब 2 चॉकलेट खरीद पाओगे 100 रुपए में, डिमांड बढ़ गया तुम्हारा, है ना। तो दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ डिमांड सेज कि अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो किसी भी चीज का डिमांड कम हो जाएगा। अब लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एक्सेप्शन है, जैसे परचेसिंग पावर। परचेसिंग पावर का मतलब होता है आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी पे कितना ज्यादा सामान खरीद सकते हो। ठीक है, कि एक आदमी है वो 100 रुपए में 2 केजी चावल खरीद सकता है, और दूसरा आदमी 100 रुपए में सिर्फ 1 केजी चावल खरीद सकता है, तो पहले वाले आदमी का परचेसिंग पावर ज्यादा होगा। ठीक है, तो परचेसिंग पावर इज एन एक्सेप्शन। अगर देखो किसी का परचेसिंग पावर ज्यादा हो, कि कोई बहुत सामान अफोर्ड कर सकता है, वो बहुत अमीर आदमी है, वो उसको फर्क नहीं पड़ता प्राइस से, उस पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो अमीर आदमी है यार। अंबानी को देखो, अंबानी हैज अ वेरी हाई परचेसिंग पावर, इज अ रिच मैन। तुम कल को उसके सामने बोल दो कि ये शर्ट का प्राइस 1 लाख है, उसको चाहिए होगा, वो फिर भी खरीदेगा, बिकॉज ही हैज अ वेरी हाई परचेसिंग पावर। देन सब्सटीट्यूशन, जैसे मान लो कि किसी एक चीज का सब्सटीट्यूट अवेलेबल हो गया मार्केट, ठीक है, तो और पर्पस उसका सेम ही है, जैसे टी और कॉफी। ठीक है, टी और कॉफी है, अब टी और कॉफी में ये हुआ कि देखो यार, टी के प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, टी का प्राइस उतना ही है, और कल को कॉफी का प्राइस कम हो गया, तो लोग चाय की जगह तब कॉफी पीना स्टार्ट कर देंगे ज्यादा, क्योंकि कॉफी सस्ता है। ठीक है, बट हुआ क्या, देखो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस गिरेगा, प्राइस बढ़ेगा, तभी जाके द डिमांड विल फॉल। बट टी के प्राइस में तो कोई चेंज आया ही नहीं, टी का प्राइस सेम है। क्या हुआ, एक सब्सटीट्यूट के प्राइस में डिस्काउंट आ गया, तो तुम सब्सटीट्यूट ज्यादा खरीदने लग गए। सो इन केस ऑफ सब्सटीट्यूट्स द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट वर्क। देन कम्स द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम्हें बहुत भूख लगा है, एकदम काम वाम करके घर गए हो, क्लास करके घर गए हो, बहुत भूख लग रहा है, तुमको किसी ने एक एप्पल दे दिया, तुमने एप्पल खा लिया। ठीक है, पहले चलो बता देता हूं कि यूटिलिटी क्या है। किसी एक चीज का तुम्हारे वांट्स को सेटिस्फाई करने का जो एबिलिटी है, उसको उस चीज का यूटिलिटी बोला जाता है। जैसे मान लो तुम्हें भूख लगा है, और तुमको एक हाथ में बिरयानी का प्लेट दिया है, दूसरे हाथ में तुमको एक पेन दिया है। भूख लगा है तुमको, तुम्हारा वांट क्या है, योर वांट इज योर हंगर। अब इस टाइम पे कौन सा कमोडिटी तुम्हारे लिए ज्यादा फायदेमंद है, द बिरयानी और द पेन? इज द बिरयानी ऑफ कोर्स। पेन क्या खा लोगे क्या? नहीं। सो इन दिस सिनेरियो द बिरयानी हैज अ हाई यूटिलिटी फॉर यू, बट पेन हैज जीरो यूटिलिटी फॉर यू। अब मान लो तुमको लिखना है बैठ के, तुमको लिखना है, और किसी ने तुमको एक हाथ से पेन दिया, दूसरे हाथ से एक ऑरेंज दे दिया, एक फ्रूट दे दिया तुमको, अब फ्रूट से लिखोगे क्या? नहीं ना। सो इन दैट सिनेरियो द व्हाट इज योर वांट, योर वांट इज राइटिंग, एंड व्हिच कमोडिटी इज सूटिंग योर वांट मोर, who has more capability to make you do the work you want to do? It's the pen, right? So in that scenario the pen has more utility. तो यूटिलिटी मतलब ये चीज कि कोई चीज आपके वांट्स को कितना सेटिस्फाई कर पा रहा है, वो उसका यूटिलिटी। तो नाउ कमिंग बैक हियर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसका मतलब क्या है मैं बता देता हूं। देखो, तुम भूखे हारे हमारे घर गए, ठीक है, घर जाने के बाद तुमको एक एप्पल दिया, तुमने एप्पल खा लिया। उस टाइम एप्पल का यूटिलिटी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि भाई तुमको बहुत भूख लग रहा है, तुमने पहला एप्पल खा लिया, तुम्हारा थोड़ा सा भूख मिट गया। अब तुमको सेकंड एप्पल दिया, सेकंड एप्पल जब दिया तुमको, तो तुम्हारा भूख थोड़ा कम हो चुका था,
तो सेकंड एप्पल का यूटिलिटी पहले वाले एप्पल से थोड़ा कम होगा, क्योंकि तुम्हारा भूख अब कम हो गया है, तुमने दूसरा एप्पल भी खा लिया। अब दूसरा एप्पल खाने के बाद तुम्हारा भूख एकदम ही कम है, और अब खाने से भी होगा, नहीं खाने से भी होगा। तो अब जो तीसरा एप्पल तुमको पकड़ा दिया है, जो तीसरा एप्पल पकड़ा है तुमको खाने के लिए, उसका यूटिलिटी एकदम ही कम होगा, क्योंकि भाई अब तुम्हारा भूख ऑलमोस्ट मिट चुका है, उसका उतना फायदा नहीं है तुम्हारे भूख के लिए। तीसरे एप्पल का यूटिलिटी एकदम कम है। और जैसे तुमने तीसरा खा लिया, अब तुम यहां तक फील हो गए कि भाई और नहीं खा पाऊंगा, एक और एप्पल खा लिया तो मैं उल्टी कर दूंगा। तो अब तुमको किसी ने एक फोर्थ एप्पल भी दे दिया, और तुम वो फोर्थ एप्पल नहीं खा पाए। तो हुआ क्या एक्चुअली में, तुम जैसे जैसे एक चीज को बार बार यूज करते जाते हो, उसका यूटिलिटी तुम्हारे लिए कम होता जाता है। और कम होते 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 क्या हुआ, अब जो चौथा एप्पल तुमको दिया, उस चौथे एप्पल का यूटिलिटी इज नाउ जीरो। यू डोंट नीड इट एनीमोर, यू डू नॉट नीड इट एनीमोर, यू आर ऑलरेडी फुल, यू आर नॉट हंग्री एनीमोर, व्हाई विल यू ईट द फोर्थ एप्पल? ठीक है। सो यहाँ पे अब लॉ ऑफ डिमांड के लिए एक्सेप्शन कैसे है, ध्यान से सोचो। तुमने बहुत सारा खा लिया आज, तुमको अब एकदम भूख नहीं है, बाहर निकल के तुमने देखा कि कुछ स्टॉल में 20 रुपए का अपना 1 केजी बिरयानी बिक रहा है। 20 रुपए में 1 केजी बिरयानी से प्रीटी गुड डील यार, कोई भी खरीद लेगा। बट तुम खरीदोगे क्या? तुमने यहां तक खा के रखा है। वाई? बिकॉज तुमने खाना इतना खा लिया है कि अब उस बिरयानी का तुम्हारे लिए कोई यूटिलिटी ही नहीं है। इट हैज जीरो यूटिलिटी फॉर यू। जो फूड है, मैंने खाना इतना ज्यादा खा लिया कि खाते खाते, जैसा कि मैंने कहा, विथ रिपीटेड यूज ऑफ द कमोडिटी, उस कमोडिटी का यूटिलिटी मेरे लिए कम होता चला गया, एंड नाउ द यूटिलिटी इज जीरो। वो भाई, अब तुम मुझे 20 रुपए में क्या, तुम मुझे फ्री में बिरयानी खिला दोगे, मैं फिर भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ है। आई डोंट नीड इट एनीमोर। दैट इज वाई लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट वर्क फॉर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमांड का ग्राफ है, रिलेशन है कि एक बढ़ता है तो दूसरा कमता है, एक कमता है तो दूसरा बढ़ता है, इसलिए भी है इन्वर्टेड ग्राफ, एक उल्टा ग्राफ है। ठीक है। फिर देखते हैं कि डिमांड किस किस पे डिपेंडेंट होता है। व्हाट डज डिमांड डिपेंड ऑन? ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो हमने पढ़ा लॉ में, द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है। जैसे प्राइस ऑफ कमोडिटी मतलब, कोई कमोडिटी अगर महंगा है तो डिमांड उसका कम जाएगा। यार, आप कोई महंगी चीज क्यों खरीदना चाहोगे, अनटिल अनलेस यू आर वेरी रिच। ऑफ कोर्स सस्ता होगा जितना, आप उतना ज्यादा खरीद पाओगे, जितना सस्ता उतना ज्यादा डिमांड। नेक्स्ट वी हैव प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जैसे फॉर एग्जांपल, एक प्रिंटर और प्रिंटर जो इंक होता है, ये दोनों रिलेटेड गुड्स हैं, दोनों एक के साथ रिलेटेड है। अब मान लो प्रिंटर का प्राइस तो सेम है, बट इंक का प्राइस डबल ट्रिपल हो गया, तो क्या होगा यार, अब बिना इंक महंगा हो गया है, इंक तुम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, प्रिंटर खरीद के क्या करोगे? प्रिंटर खरीद के क्या करोगे अगर इंक ही अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो? तो क्या हुआ, एक रिलेटेड गुड के प्राइस में चेंज आ गया, उसके वजह से द डिमांड ऑफ द प्रिंटर गॉट अफेक्टेड। सो डिमांड अफेक्टेड ड्यू टू रिलेटेड गुड्स ऑल्सो। एंड थर्ड थिंग, कॉमन सेंस, इनकम ऑफ कंज्यूमर। जो आदमी, मान लो एक आदमी है, महीने में 50,000 रुपए कमाता है, वो महीने में 2 वीकेंड मैकडोनल्ड्स जाता है डिनर करने। ठीक है। तो उसका डिमांड क्या है कि वो 2 हफ्ते कि वो 2 वीकेंड जा रहा है बर्गर खाने। अब कल को उसका प्रमोशन हो गया, सैलरी बढ़ के, इनकम बढ़ के हो गया 1 लाख। तो तब उसका मूड किया कि नहीं भाई, अब तो पैसे बहुत है, अब मैं 4 वीकेंड जाऊंगा महीने में मैकडोनल्ड्स में बर्गर खाने। तो क्या हो रहा है, बिकॉज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज इंक्रीजिंग, द कंज्यूमर इज नाउ कंज्यूमिंग मोर। 2 वीकेंड बाहर खाने की जगह अब वो 4 वीकेंड बाहर खा रहा है। सो बिकॉज ऑफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, द डिमांड इज ऑल्सो फ्लक्चुएटिंग। इनकम बढ़ेगा, डिमांड बढ़ जाएगा, इनकम कमेगा, डिमांड कम जाएगा। सर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये एक और चीज है। हो सकता है कि भाई एकदम सस्ता हो, ये एकदम सस्ते में मिलता है, बट तुमको फिर भी नहीं खाना, ये तुम्हारा टेस्ट या प्रेफरेंस को सूट नहीं करता है। मान, जैसे आप, बहुत लोग होते हैं जिनको मछली का स्मेल नहीं पसंद होता है, मछली खाना नहीं पसंद है, मान लेते हैं। अब मछली चाहे उनको तुम 1 रुपए में बेच दो, डिमांड तो बहुत हाई होना चाहिए था, बट टेस्ट एंड प्रेफरेंस सूट नहीं करता बोल के वो नहीं खरीदे। ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है। व्हाट इज द लॉ ऑफ सप्लाई? सी, वंस अगेन, इन केस ऑफ सेटेरिस पेरिबस, सेटेरिस पेरिबस मींस कि सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, प्राइस के अलावा सारे फैक्टर्स कांस्टेंट। ठीक है। इफ देयर इज चेंज इन प्राइस, सप्लाई ऑफ गुड्स चेंजेस इन द सेम डायरेक्शन। मतलब डिमांड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, प्राइस ऊपर तो डिमांड नीचे, प्राइस नीचे तो डिमांड ऊपर, बट यहाँ पे दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कमेगा तो सप्लाई कम जाएगा। कॉमन सेंस का बात है। खुद को एक बार एक बिजनेसमैन की जगह रख के देखो। तुम्हारा फैक्ट्री है, कोई एक चीज है जिसका मार्केट में कोई वैल्यू ही नहीं है, एकदम सस्ता चीज है, उसके लिए ज्यादा पैसा नहीं मिलता तुमको मार्केट से। ठीक है। अब पैसा कम मिल रहा है, उसका प्राइस कम है, तो तुम्हारा प्रॉफिट भी कम हो रहा है ना। ऐसा चीज जिसका प्रॉफिट तुमको कम हो रहा है, जिसका तुमको पैसा नहीं मिलता मार्केट में, वो चीज तुम थोड़े प्रोड्यूस करोगे अपने फैक्ट्री में, वो चीज तुम थोड़े मार्केट में सप्लाई करोगे, नहीं करोगे। बट ऑन दी अदर हैंड, मान लो कि यू आर अ फैक्ट्री ओनर एंड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट यू आर प्रोड्यूसिंग गोज अप, देन यू आर अर्निंग मोर प्रॉफिट ऑन दैट। व्हाट विल यू डू? तुम उस चीज का सप्लाई बढ़ा दोगे ना कि भाई ये तो महंगा हो रहा है, और सप्लाई करता हूं और पैसे कमाऊंगा।
So that is why supply and price are directly proportional, demand and price are inversely proportional. अब इसके भी कुछ एक्सेप्शन थे। सबसे पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स। ठीक है, वंस अगेन मान लो कि तुम चाय बेचते हो, फिर से चाय कॉफी का एग्जांपल दे रहा हूं, चाय कॉफी इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ सब्सटीट्यूशन। यू सेल टी, यू सप्लाई टी टू द मार्केट, बट लेट्स अज्यूम कि टी के प्राइस में तो चेंज नहीं हुआ, टी का प्राइस सेम है, बट कॉफी का प्राइस इंक्रीज हो गया। तब तुम क्या करोगे? तुम टी का सप्लाई रोक के उस टाइम अपने फैक्ट्री में कॉफी का सप्लाई बढ़ा दोगे ना, कि भाई कॉफी बेचूंगा तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, टी में उतना प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, तो सब्सटीट्यूट्स इज एन एक्सेप्शन फॉर लॉ ऑफ सप्लाई। जबकि टी का प्राइस एक्चुअली में बढ़ा कमा भी नहीं था, टी का प्राइस कमना चाहिए था ना टू डिक्रीज द सप्लाई, बट वो हुआ नहीं, टी का प्राइस सेम था, बट टी का सब्सटीट्यूट कॉफी उसका प्राइस बढ़ गया, तो तुमने कॉफी बेचना शुरू कर दिया। इन दिस केस लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई। देन द नेक्स्ट सिनेरियो इज वेदर द गुड इज एसेंशियल और नॉट। भाई देखो, कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो मार्केट में हमेशा बिकती है, दीज आर एसेंशियल प्रोडक्ट्स, जैसे मेडिसिन, फूड, फूड जैसे ग्रेन्स, राइस, जो भी है, जो हमको डेली बेसिस पे कंपलसरी चाहिए होती है, जो नेसेसरी प्रोडक्ट्स। आप देखो, सप्लायर को एक चीज पता है कि ये वाली चीज उसको कभी लॉस नहीं देगी, पीपल विल ऑलवेज बाइट। तो उस चीज का प्राइस अगर कम भी गया ना, सप्लायर उसको फिर भी उतनी ही क्वांटिटी में बेचता रहेगा, क्योंकि तुम आपका जो भी आटे का राइस का सप्लायर है, जैसे आशीर्वाद, वो आटे का सप्लायर है, आटे का प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए, आशीर्वाद हमेशा उतना आटा ही बनाएगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। वाई? बिकॉज इट्स एन एसेंशियल प्रोडक्ट, it has to produce it because people have to buy it. It's a guarantee that he will be able to sell the product of and manage a profit there, not an issue. That is why if it's an essential good, law of supply does not apply. Then impact on budget. ठीक है, अब देखो, मान लो कि किसी एक चीज का प्राइस अचानक से कम गया है, तो तुमको उसका सप्लाई भी कम कर देना चाहिए, बट तुमने देखा कि यार अगर मैंने इसका सप्लाई कम कर दिया तो मेरा जो फर्दर बिजनेस करने का जो मेरा बजट है उस पर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ जाएगा, थोड़े टाइम के लिए मेरे पैसे रुक जाएंगे। In that scenario also, you will not stop the supply even if the price goes down. That is why law of supply does not apply on in case of an impact on budget. Then goods with shorter shelf life. देखो यार, शेल्फ लाइफ मतलब कि एक गुड कितना दिन तक अच्छा रहता है, खराब नहीं होता। अब जिन गुड्स का शेल्फ लाइफ शॉर्ट होता है, यानी कि वो गुड बहुत जल्दी खराब हो जाता है, वो सामान बहुत जल्दी खराब हो जाता है, उन सामानों के लिए क्या होता है कि देखो यार, जो चीज जल्दी खराब हो रहा है उसके लिए सप्लायर को नया आइटम जल्दी मार्केट में भेजना पड़ेगा, है ना। वो चाहे उसका प्राइस कम हो या ज्यादा हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका शेल्फ लाइफ कम है, तो लोग उसको दोबारा खरीदने बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो द सप्लायर हैज टू कीप सप्लाइंग इट कंटिन्यूअसली। इन दैट केस अगेन, फॉर गुड्स विद शॉर्टर शेल्फ लाइफ, लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट होल्ड ट्रू। नेक्स्ट वी हैव रेयर आइटम्स। अब देखो यार, रेयर पेंटिंग्स, मोनालिसा करोड़ों का पेंटिंग है। अब मोनालिसा करोड़ों का पेंटिंग है, तो मोनालिसा 100-200 बन जाएगा क्या इस दुनिया में? नहीं बनेगा। मोनालिसा बनाने वाला तो है ही नहीं, वो तो मर चुका है। कोई रेयर कॉइन जितना है मार्केट में उतना ही, वो चाहे उसका प्राइस करोड़ों ही कितना हो, और कहां से प्रोड्यूस होगा? वो रेयर है, सप्लाई नहीं बढ़ सकता उसका, जो है सो है बस। एंड अगेन फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। यार देखो यार, मान लो कि किसी चीज का प्राइस कम हो गया, तो लॉ ऑफ सप्लाई के हिसाब से यू शुड रिड्यूस योर सप्लाई एज वेल, बट तुमको एक्सपेक्टेशन है कि मैं सप्लाई बंद नहीं करूंगा, बिकॉज आई हैव अ फेयर आइडिया इस पर्टिकुलर मार्केट में 2 हफ्ते बाद इस चीज का प्राइस डबल होने वाला है, तो तुम सप्लाई कम नहीं करते हो विद द प्राइस। दिस अगेन इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। दिस द ग्राफ ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो दोनों के बीच में एक स्ट्रेट सीधा ग्राफ है। ठीक है, आप देखते हैं कि सप्लाई किस किस पे डिपेंड होता है। एक्सक्यूज मी। सबसे पहला, एज द लॉ सेज, द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कमेगा, सप्लाई कम हो जाएगा, जस्ट लाइक स्टडी। देन प्राइस ऑफ अदर गुड्स, टी एंड कॉफी। एक आदमी टी कॉफी दोनों बेचता है, कल को कॉफी का प्राइस टी से बढ़ गया, टी के प्राइस पे कोई चेंज नहीं आया, बट फिर भी बाद में क्या करेगा, टी की जगह ज्यादा कॉफी मैन्युफैक्चर करेगा। क्यों? क्योंकि कॉफी में उसको मार्जिन, उसको प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है, टी से प्राइस बढ़ गया ना उसका। देन चेंज इन टेक्नोलॉजी। देखो, कोई भी चीज को सप्लाई करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए होता है। मान लो टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा डेवलपमेंट आ गया, अभी 1 घंटे में कोई मशीन है मान लो जो 1 घंटे में 10 कपड़े मैन्युफैक्चर करती है। नई टेक्नोलॉजी आ गई कि अब 1 घंटे में 10 की जगह 100 कपड़े मैन्युफैक्चर होंगे, 100 क्लोथ्स। व्हाट इज हैपनिंग? बिकॉज ऑफ द सप्लाई, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, इन 1 आवर इंस्टेड ऑफ 10 नाउ यू हैव 100 पीसेस ऑफ क्लोथ्स। टेक्नोलॉजी ऑल्सो अफेक्ट सप्लाई। उल्टा भी हो सकता है कि टेक्नोलॉजी खराब हो गया तो आपका सप्लाई कम हो गया। देन चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो यार, तुम एक चेयर बना रहे हो, मान लो एक फर्नीचर बना रहे हो, उसके लिए तुमको लकड़ी चाहिए,
लकड़ी को काटने के लिए कारपेंटर चाहिए, उसको फिक्स करने के लिए कारपेंटर चाहिए, उसको पेंट करने के लिए पेंट चाहिए, और पेंटिंग करने के लिए एक लेबरर चाहिए, पेंटर चाहिए। इन सबको पैसा देना पड़ेगा ना, इन सब चीजों का पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये क्या है? ये तुम्हारा प्रोडक्शन का कॉस्ट है ना? अब मान लो किसी चीज का प्रोडक्शन का कॉस्ट बहुत हाई हो गया है, यार तुम कपड़े मैन्युफैक्चर करते थे, अब कॉटन जो रॉ कॉटन उसका प्राइस बहुत बढ़ गया, तो भाई तुम्हारे लिए रॉ मटेरियल खरीदना ही महंगा पड़ रहा है, तुम कैसे बनाओगे अब अपना फाइनल प्रोडक्ट? तो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उल्टा भी हो सकता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कोई एक चीज है उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम है, तुम सस्ते में ये चीज बना सकते हो, सस्ते में बना पाओगे तो प्रॉफिट भी ज्यादा कर पाओगे। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से लॉ ऑफ सप्लाई चेंज होता है। देन टैक्सेस एंड सब्सिडीज। ठीक है, देखो यार, कभी कभी ना चीजों का प्राइस टैक्स की वजह से बढ़ जाता है और सब्सिडीज की वजह से कम हो। सब्सिडी जो गवर्नमेंट देती है ना कि इस पे इतना परसेंट आपको ऑफ मिलेगा, जैसे गैस सिलेंडर सब्सिडी है, उस पे सबको सब्सिडी मिलता है उसका हर महीने। तो इन चीजों पे भी लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता है। एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, किसी चीज का सप्लाई करना है यार, तो यहां से वहां तक लेके जाना पड़ेगा ना, उसके लिए क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। कल को ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा हो गया तो तुम ज्यादा सामान नहीं लेके जा पाओगे ना एक बार में, सप्लाई कम हो जाएगा। पर ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो गया तो तुम बहुत सारा सामान बेच पाओगे एक साथ, सप्लाई बढ़ जाएगा। नाउ लेट्स कम टू दिस टॉपिक कॉल्ड मार्केट इक्विलिब्रियम। व्हाट इज मार्केट इक्विलिब्रियम? सी, मार्केट में एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। ठीक है, ये एक आइडियल सिचुएशन है, हमेशा तो नहीं होता ये, बट होता क्या है कि मान लो कि जो कंज्यूमर्स है उनको 10 पैकेट दाल का खरीदना है, 10 रुपए पर पैकेट खरीद के। ठीक है, कंज्यूमर्स को दाल का 10 पैकेट खरीदना है, पर पैकेट 10 रुपए करके। और जो सेलर है, जो सप्लायर है, उसके पास भी बेचने के लिए 10 पैकेट दाल ही है, और वो भी 10 रुपए में बेचना चाहता है। तो क्या हुआ? कंज्यूमर्स जो अमाउंट खरीदना चाहते हैं उस सामान का, उतना अमाउंट सेलर के पास भी है देने के लिए, और कंज्यूमर जितने प्राइस पे खरीदना चाह रहे हैं सेलर भी उसी प्राइस पे बेचना चाह रहा है। So this point where the amount consumers want to buy at certain price is equal to the amount that sellers want to sell at the same price only. That particular point is known as the equilibrium point of the market. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो क्वांटिटी डिमांड हो रहा है वो वही क्वांटिटी सप्लाई भी हो रहा है सप्लायर से, और प्राइस भी सेम है। ये भी इतने में खरीदना चाहते हैं, ये भी इतने में बेचना चाहते हैं। ठीक है, डिमांड सप्लाई एकदम मैच हो जाता है। ठीक है, अब मार्केट इक्विलिब्रियम अगर हो गया है, मार्केट इक्विलिब्रियम होने के बाद अगर प्राइस को कम कर दिया जाए तो उस टाइम ओवर सप्लाई का सिचुएशन हो जाता है, और अगर प्राइस को बढ़ा दिया जाए तो लो सप्लाई का सिचुएशन हो जाता है। ये ग्राफ देखो, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस पॉइंट पे सेलर और बायर दोनों को 600 क्वांटिटी चाहिए, 600 गैलन चाहिए तेल का, गैसोलीन का, और बायर भी $1.4 पर गैलन खरीदना चाहता है, सेलर भी $1.4 पे बेचना चाहता है। ठीक है, बट अभी देख लो, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है हमारे पास, अगर सप्लाई इक्विलिब्रियम पॉइंट से आगे चला गया, सप्लाई अगर ज्यादा हो गया डिमांड से, देन वी कॉल इट अ सरप्लस। ये सरप्लस है, ज्यादा हो गया। और अगर इक्विलिब्रियम यानी डिमांड से सप्लाई कम हो जाता है, देन वी कॉल इट अ शॉर्टेज और डेफिशिएंट, शॉर्टेज, कॉमनली शॉर्टेज। अभी हम दो कॉन्सेप्ट देखेंगे, मूवमेंट अलोंग द कर्व एंड शिफ्ट ऑफ द कर्व। तो ये दोनों चीजें है क्या? लेट्स हैव अ लुक एट दैट। ये ग्राफ आपको दिख रहा है, ये ग्राफ आपको दिख रहा है, इतने प्राइस के लिए इतना क्वांटिटी है, ये पॉइंट है A3। P1 प्राइस के लिए Q1 क्वांटिटी है A1 पे, P2 प्राइस के लिए Q2 क्वांटिटी है ये A2 पे। ठीक है, ग्राफ पे। अब देखो, जैसे ही मैं प्राइस चेंज करता हूं, प्राइस मैं P3 से P1 पे ले आया, क्वांटिटी भी Q3 से Q1 पे चला गया बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। और क्या हुआ, ये जो ग्राफ था, ये P3 से Q3 का ग्राफ ये A3 में है, ये शिफ्ट होके A1 पे आ गया है, P1 और Q1 का ये A1 पे आ गया है। तो क्या हुआ, दिस मूवमेंट की, ये जो यहां से यहां तक आ गया है, दिस मूवमेंट इज नोन एज मूवमेंट अलोंग द कर्व। और यहां पे हम दो टर्म यूज करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। ये जो A3 से A1 आया, A3 से A1 आया, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सपेंशन। और A1 से अगर वापस A3 चला जाए, देखो ये फैल गया ना, छोटा था, अभी से फैल गया है, ये एक्सपेंशन है। और अगर ये A1 से वापस A3 चला गया तो क्या हो रहा है, छोटा हो जा रहा है फिर से ये कर्व। तो व्हाट इज हैपनिंग, दिस टाइम इट्स कॉन्ट्रैक्टिंग। So whenever the quantity is the price is changing, the quantity is increasing or decreasing accordingly. So either it's expanding or it is contracting. ठीक है, the next is shift of curve.
मूवमेंट अलोंग द कर्व कब होता है? जब प्राइस चेंज होता है। शिफ्ट ऑफ कर्व कब होता है? जब प्राइस के अलावा कोई दूसरा चीज चेंज होता है, कि प्राइस सेम है बट प्राइस के अलावा दूसरे फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं जिसकी वजह से द ग्राफ इज मूविंग। मान लो ग्राफ यहां, ये ग्राफ है हमारा डिमांड का, ठीक है। प्राइस सेम है बट इनकम कम हो गया और डिमांड कम हो गया, तो ग्राफ क्या हुआ? लेफ्ट साइड पे आ गया। और प्राइस सेम है बट इनकम बढ़ गया तो डिमांड भी बढ़ गया, ग्राफ राइट साइड में आ गया। तो जब भी ग्राफ लेफ्ट साइड में आ जाता है दैट इज कॉल्ड अ डिक्रीज इन द कर्व, अ डिक्रीज इन डिमांड। और अगर ग्राफ सेंटर से जहां था वहां से अगर राइट साइड में चला जाता है इट इज कॉल्ड एन इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। टर्म्स क्या है? मूवमेंट अलोंग द कर्व में वी यूज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, इन शिफ्ट ऑफ कर्व वी यूज इंक्रीज एंड डिक्रीज। नाउ वी विल, हम जो ये पढ़ रहे हैं ना, ये गुड्स 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 गुड्स, क्या है गुड्स? गुड्स एंड सर्विसेज दो चीज होती है। गुड्स आर टेंजिबल आइटम्स। टेंजिबल मतलब ऐसी चीजें जिसको तुम देख सकते हो, छू सकते हो, फील कर सकते हो। एंड सर्विसेज आर नॉन टेंजिबल थिंग, जिसको तुम देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते। जैसे एक बुक, अगर मैं अभी तुमको एक बुक देता हूं, यू कैन टच द बुक, यू कैन सी द बुक, फील द बुक, इज अ गुड। बट ये जो मैं अभी तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, दिस इज सर्विस। यू कैन नॉट सी और टच और फील द टीचिंग दैट आई एम गिविंग यू, इट्स अ सर्विस, इट्स एन इंटेंजिबल थिंग, ठीक है। तो अब गुड्स में, गुड्स के कुछ क्लासिफिकेशन है वो देखते हैं। पहला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन इनकम। गुड्स बेस्ड ऑन इनकम, based on a person's income, goods are classified into normal goods and inferior goods। अब नॉर्मल गुड्स क्या होता है कि आपका जो इनकम में चेंज होता है ना, उसके साथ उस गुड का डिमांड एक पॉजिटिव चेंज होता है उसमें, कि अगर आपका इनकम बढ़ गया तो उस गुड का डिमांड भी बढ़ जाएगा, इनकम कम गया तो आपका गुड का डिमांड कम जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये सब जो टीवी, रेफ्रिजरेटर, ये सब जो होता है, ये कैसा है कि अगर आपके पास पैसे ज्यादा है, आपका इनकम ज्यादा है, आप महंगी टीवी खरीदोगे। आपके पास पैसा कम है, आप सस्ती टीवी खरीदोगे। इनकम पे डिपेंड हो रहा है ना, इनकम ज्यादा तो डिमांड ज्यादा, इनकम कम तो डिमांड कम। दिस काइंड ऑफ गुड्स आर नोन एज नॉर्मल गुड्स, ठीक है। के लिए एक टर्म होता है इनकम इलास्टिसिटी, विल सी दैट इन डिटेल। इनकम इलास्टिसिटी फॉर नॉर्मल गुड इज द वैल्यू इज ऑलवेज इन पॉजिटिव, ठीक है। अब बेस्ड ऑन इनकम, नॉर्मल गुड के अलावा वी हैव इंफीरियर गुड्स। ये उल्टा है। नॉर्मल गुड में क्या हो रहा है कि तुम्हारा इनकम बढ़ने की वजह से तुम्हारा उस गुड का डिमांड बढ़ रहा है ना, ऐसा ही तो होता है नॉर्मली। बट इंफीरियर गुड में उल्टा होता है कि तुम्हारा इनकम कम गया लेकिन उसका डिमांड बढ़ गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अगर लोगों का इनकम कम हो जाए तो वो लोग कैब गाड़ी की जगह पे सिटी बस, मेट्रो ज्यादा यूज करने लगेंगे क्योंकि वो सस्ता होता है। तो क्या हुआ यहाँ पे? इनकम कम हो गया लोगों का, लेकिन लोगों ने मेट्रो सिटी बस यूज करना बढ़ा दिया, डिमांड बढ़ गया उसका। क्यों? क्योंकि इनकम कम है लोगों का। अभी इनकम ज्यादा होता तो लोग अपनी प्राइवेट गाड़ी चलाते भाई, क्यों फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में घुसते वो लोग जाके, है ना। सो इंफीरियर गुड्स आर लाइक दे बेसिकली हैव अ नेगेटिव चेंज इन डिमांड विद इनकम। इनकम कम गया तो उनका डिमांड बढ़ गया, और जैसे इनकम बढ़ गया इनका डिमांड कम हो जाएगा। क्योंकि मान लो लोग बहुत अमीर है, वो क्यों मेट्रो पे चलेंगे, वो खुद का गाड़ी लेके चलेंगे इधर उधर, है ना। और इनकम इलास्टिसिटी का जो वैल्यू है नॉर्मल गुड्स के लिए पॉजिटिव में होता है, इंफीरियर गुड्स के लिए इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव। अभी नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स बेस्ड ऑन देयर प्राइस, ठीक है। इसके क्लासिफिकेशन में दो टाइप्स है, गिफन गुड्स एंड वेबलेन गुड्स। गिफन गुड्स क्या है? गिफन गुड्स का अगर प्राइस हाई हो जाए तो उनका डिमांड भी हाई हो जाता है। ये होता क्यों है? इट हैपेंस बिकॉज ऑफ इनकम इफेक्ट। देखो नियम क्या है कि प्राइस हाई होने से डिमांड कम हो जाना चाहिए ना, बट नहीं, एक्चुअली में पुअर फैमिली में होता है। यू विल नोटिस इट इफ यू एवर डू इकोनॉमिक रिसर्च और समथिंग, यू विल नोटिस इट कि जो पॉवर्टी में या गरीबी में जो फैमिली है, मान लो कि दाल का प्राइस बढ़ गया, वो क्या करेंगे पता है? वो दाल ज्यादा खरीद के ले आएंगे, वो दाल ज्यादा खरीद के ले आएंगे इस डर में कि ये और महंगा ना हो जाए और तब हमारे लिए अनअफोर्डेबल हो जाए, वो एकदम राइस खाना कम कर देंगे उसको, ठीक है। तो गिवन गुड्स में क्या हो रहा है कि प्राइस बढ़ रहा है बट द डिमांड इंस्टेड ऑफ फॉलिंग, द डिमांड इज आल्सो इंक्रीजिंग विद द प्राइस। एंड एज आई सेड इट हैपेंस इन गुड्स यूज्ड बाय पुअर पीपल। नेक्स्ट वी हैव वेबलेन गुड्स बेस्ड ऑन प्राइस। एक क्लासिफिकेशन है गिवन गुड्स, दूसरा है वेबलेन गुड्स। वेबलेन गुड्स बेसिकली सेम थिंग, हायर प्राइस अगेन गिव्स हायर डिमांड, बट इट इज नॉट अ गुड यूज्ड बाय पुअर। वो तो बेसिक नेसेसिटी था, ये नेसेसिटी नहीं है। वेबलेन गुड्स बेसिकली इंक्लूड लग्जरी प्रोडक्ट्स, और ये हायर प्राइस के लिए डिमांड हाई क्यों होता है? स्टेटस ऑफ बायर। बेसिकली आदमी स्टेटस का सोचता है कि भाई ज्यादा प्राइस है मैं फिर भी खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि खरीदने से मेरा स्टेटस हाई लगेगा सोसाइटी में, तो जो भी है। नेक्स्ट, गुड्स आर डिवाइडेड बेस्ड ऑन देयर यूटिलिटी टू सोसाइटी। सोसाइटी के लिए ये गुड अच्छा है या खराब है। इस पे आता है मेरिट गुड्स एंड डीमेरिट गुड्स। देखो मेरिट गुड्स जो होते हैं ना, मेरिट गुड्स से सोसाइटी को फायदा होता है।
इट गिव्स सम काइंड ऑफ बेनिफिट टू द सोसाइटी। और जो हमारी सरकार है वो मेरिट गुड्स को प्रमोट भी करती है, क्योंकि यार अगर किसी गुड से सोसाइटी का बेनिफिशियरी हो रहा है, सोसाइटी का बेनिफिट हो रहा है, तो वो गुड ज्यादा पहुंचाएगी ना सरकार लोगों तक। गवर्नमेंट ऑलवेज प्रमोट्स मेरिट गुड्स एंड गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड सब्सिडीज ऑन मेरिट गुड्स, ताकि वो ज्यादा अवेलेबल रहे, लोग इजीली उसको कंज्यूम कर पाए। एग्जाम्पल हेल्थ केयर एजुकेशन, मेडिसिन वगैरह मेरिट गुड्स है, क्योंकि मेडिसिन से जाने बचती है, सोसाइटी का भला होता है। और गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट हमेशा मेडिसिन को प्रमोट करती है, गवर्नमेंट मेडिसिन पे सब्सिडी देती है। डीमेरिट गुड्स, डीमेरिट गुड्स ऐसी चीजें होती है ना जो सोसाइटी का अच्छा नहीं करती, सोसाइटी का खराब करती है, ठीक है। और ये बेसिकली एक नेगेटिव इफेक्ट लाते हैं सोसाइटी। इसके एग्जांपल्स है थिंग्स लाइक अल्कोहल एंड टोबैको। अल्कोहल टोबैको से आज तक किसी को फायदा नहीं हुआ और कभी होगा भी नहीं, वो चाहे लोग हजार बातें कहें। दिस विल ऑलवेज ब्रिंग सम हेल्थ कंसर्न्स विद इट, एंड सच थिंग्स लीड टू प्रॉब्लम इन द सोसाइटी, डेथ्स, diseases, domestic violence, and many more. Now, the next type of classification in goods is based on the producer. इसमें हम दो गुड्स देखेंगे, पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स। पब्लिक गुड्स आर नॉन राइवलरी। नॉन राइवलरी का मतलब यह होता है कि अगर एक आदमी ने उस गुड को कंज्यूम किया तो दूसरे आदमी के लिए उस गुड का कंजम्पशन कम नहीं होगा, ठीक है। मतलब मान लो कोई एक गुड है जिसको मैं कंज्यूम कर रहा हूं और साइड में मेरा दोस्त है, उसको भी वो उतना ही चाहिए जितना मुझे चाहिए, कोई कोई भी चीज हो सकता है। नॉन राइवलरी का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि मेरे कंज्यूम करने की वजह से वो किसी और के लिए कम पड़ जाएगा। दीज काइंड ऑफ गुड्स आर नॉन राइवलरी गुड्स। एंड नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब होता है कि अगर कोई किसी चीज को कंज्यूम करना चाहता है तो आप उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते उसको कंज्यूम करने से, आप उसको नहीं रोक सकते उसको कंज्यूम करने से। सो पब्लिक गुड्स आर बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। दीज गुड्स आर नॉन राइवलरी, नॉन एक्सक्लूडेबल। मतलब कोई अगर कंज्यूम करेगा भी तो उसका किसी और के लिए कमती नहीं पड़ेगा वो, और कोई उसको अगर यूज करना भी चाहे, कंज्यूम करना भी चाहे, आप उसको रोक नहीं सकते कंज्यूम। द पर्सन विल कंज्यूम इट। एग्जाम्पल है जैसे डिफेंस। या डिफेंस का ऐसा तो है ना कि आर्मी जो बचा रही है हम सबको एक ही साथ बचा रही है। ऐसा तो है नहीं कि यार मेरे घर के बाहर ही सारा फोर्स खड़ा है, बाकी सबके घर पे बॉम्ब गिर जाए किसी को फर्क नहीं पड़ता। दिस नॉट गोना हैपन, राइट। एंड इट इज अगेन नॉन एक्सक्लूडेबल। ऐसा तो है नहीं कि भाई आर्मी सिर्फ तुम्हें बचाएगी उसको नहीं बचाएगी, सबके लिए है आर्मी, इट इज फॉर एवरीवन। देन प्राइवेट गुड्स, जो प्राइवेट कंपनियां बनाती हैं, दे आर राइवल। यार वो मार्केट में लिमिटेड होता है कि कोई और, मतलब कोई और यूज करे तो वो किसी और के लिए कम हो जाएगा। और अगर ऐसा चीज भाई एक्सक्लूडेबल भी है, पब्लिक गुड्स तो फ्री में मिलता है, ये डिफेंस तुमको फ्री में मिल रहा है, एक्सक्लूड ही नहीं कर सकता कोई, क्यों करेगा। You- ये नॉन एक्सक्लूडेबल है, एवरीबडी हैज एक्सेस टू प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिफेंस फोर्सेस। बट एक गाड़ी जो मारुति ने बनाई है 5 लाख की है, जिसके पास 5 लाख नहीं उसको वो गाड़ी नहीं मिली, बिकॉज दैट इज द कॉस्ट। सो प्राइवेट गुड्स आर एक्सेप्टेबल ऑल्सो। देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ द गुड्स इन इकोनॉमी में, जो फ्लो हो रहा है उसमें गुड्स कहां मिलेंगे। एक है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स मतलब देखो यार, तुम जो फाइनल गुड बनाते हो, मान लो तुम्हें फर्नीचर बनाना है, फर्नीचर बनाने के लिए तुमको प्लाईवुड चाहिए, वो प्लाईवुड इज एन इंटरमीडिएट गुड। तुमको गाड़ी बनाना है, गाड़ी बनाने के लिए तुमको स्टील एल्यूमिनियम ये सब चाहिए, स्टील एल्यूमिनियम, दीज आर नथिंग बट इंटरमीडिएट गुड्स। वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं होते, बट फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए उनका यूज किया जाता है एज रॉ मटेरियल्स, ठीक है, जैसे स्टील, कोल, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। एंड देन आता है फाइनल गुड। फाइनल गुड वो गुड होता है जिसमें और फर्दर वैल्यू एडिशन नहीं हो सकता। जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा, उसको तुमने काटा, गम लगाया, पेंट किया और चेयर बना दिया। लकड़ी का टुकड़ा एक इंटरमीडिएट गुड था ना, बट उसको तुमने काटा, शेप दिया, गम लगाया, उसमें पेंट किया, क्या उसमें बहुत वैल्यू ऐड किया ना उसके बाद। बट जब वो फाइनली एक चेयर बन के मार्केट में आ गया, उसमें और वैल्यू ऐड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, वही उसका फाइनल वैल्यू है, दैट इज द फाइनल वैल्यू। सो फाइनल गुड्स दे हैव नो फर्दर वैल्यू एडिशन, एंड दोज आर द फाइनल थिंग्स दैट वी बाय एंड कंज्यूम फ्रॉम द मार्केट। फॉर एग्जांपल कार, मोबाइल फोन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सब फाइनल बनी हुई चीजें। देन गुड्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर रिलेशन विद ईच अदर। पहला है सब्स्टिट्यूट गुड्स, कि भाई दो गुड्स है और दोनों ही एक कॉमन, दोनों अलग अलग है, दो गुड्स है दोनों अलग अलग है, बट दोनों ही एक सेम काम के लिए यूज हो सकते हैं। जैसे टी एंड कॉफी, ठंड में हमको एक गर्म बेवरेज पीना है, वो टी से भी काम चल जाएगा मेरा, कॉफी से भी काम चल जाएगा। सो बोथ ऑफ देम कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर, ठीक है। और सब्स्टिट्यूट के प्राइस में चेंज हो जाने से ना दूसरे वाले बंदे के डिमांड में इफेक्ट हो जाता है। जैसे मैंने पहले कहा था, मान लो टी और कॉफी मार्केट में है, कल को कॉफी सस्ता पड़ गया तो लोग टी की जगह कॉफी पीना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो सस्ते पे आ रहा है ज्यादा। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स। कॉम्प्लीमेंटरी मीन्स ऐसे गुड्स जिनको आपको साथ में यूज करना पड़ता है। जैसे मान लो कार और पेट्रोल, कार के बिना पेट्रोल का क्या काम, और पेट्रोल के बिना कार का क्या काम। इंक एंड प्रिंटर, जैसे कहा था मैंने, इंक खरीदने का तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो प्रिंटर लेके क्या करोगे, या फिर प्रिंटर खरीदने का पैसा नहीं है तो इंक लेके क्या करोगे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंटरी मतलब साथ में यूज होते हैं। और सब्स्टिट्यूट मतलब कि दोनों अलग अलग चीजें हैं, साथ में यूज नहीं होते, बट दोनों का काम सेम।
I hope everything is clear until now. These were just basic things. Now we will move into a very, very technical concept in economics, in the basics of economics, basically. A very, very technical concept. This concept is known as elasticity. This concept is known as elasticity. Let's look at what is elasticity. देखो, मान लो कि मार्केट में कोई एक वेरिएबल चेंज हुआ, हो सकता है किसी चीज का प्राइस चेंज हुआ हो या फिर लोगों का इनकम चेंज हुआ हो, मतलब मार्केट में कोई भी एक वेरिएबल, कोई भी चीज चेंज हो गया, इट मे बी प्राइस, इट मे बी इनकम, इट मे बी व्हाटएवर, ठीक है। और इनकम या प्राइस या फिर ऐसा कोई भी वेरिएबल चेंज होने के कारण उसके रिस्पॉन्स में किसी चीज का डिमांड सप्लाई में इफेक्ट आ जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लोगों का इनकम बहुत कम गया है, लोग खाना ज्यादा नहीं खा पा रहे, जिसकी वजह से फूड कमोडिटी के डिमांड सप्लाई में एक चेंज आ गया। क्या हुआ? द चेंज इन द डिमांड सप्लाई ऑफ फूड कमोडिटीज केम इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन द इनकम, ठीक है। कि इनकम कम हो गया तो खाने का प्राइस ऊपर नीचे हो गया, तो उसका डिमांड सप्लाई ऊपर नीचे होगी, ठीक है। तो इलास्टिसिटी बेसिकली क्या करता है? इलास्टिसिटी ये मेजर करता है कि कोई भी चीज का डिमांड या सप्लाई इनकम, प्राइस या कोई भी वेरिएबल के चेंज को रेस्पॉन्ड कैसे कर रहा है। कि अगर मार्केट में किसी का इनकम कम जाए, सामान का प्राइस कम जाए या फिर कोई भी वेरिएबल कम जाए, उसके रेस्पॉन्स में डिमांड सप्लाई कैसे ऊपर नीचे हो रहा है, दैट इज मेजर्ड बाय दिस क्वांटिटी कॉल्ड इलास्टिसिटी। अब फॉर योर एग्जाम वी नीड टू स्टडी 4 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज, ठीक है। 3 इलास्टिसिटीज विल सी फॉर डिमांड एंड 1 इलास्टिसिटी विल सी फॉर सप्लाई, ठीक है। द फर्स्ट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एज द नेम सजेस्ट कि मान लो किसी चीज का प्राइस चेंज हो गया और प्राइस चेंज होने के कारण उसका डिमांड में चेंज आ गया। सो व्हेनेवर यू मेजर द चेंज इन डिमांड ऑफ एनी आइटम विद अ यूनिट चेंज इन इट्स प्राइस, दैट इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अब जो पीईडी है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर इसका वैल्यू तुम्हें 1 से कम मिले, इसका मतलब है कि इसका डिमांड इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक मतलब जो चेंज नहीं होता, इसका प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए लोगों को फर्क नहीं पड़ता, लोग उसका डिमांड अभी भी वैसे का वैसा है। एंड दैट इज द केस फॉर एसेंशियल प्रोडक्ट्स। भाई यार, तुम खाना खाते हो, रोटी खाते हो, कल को आटे का प्राइस बढ़े या कम है तुमको फर्क पड़ेगा क्या? नहीं ना, तो उतना ही खा लो, बिना खाने के तुम जिंदा नहीं रह सकते, एसेंशियल है। सो फॉर थिंग्स लाइक दीज, फॉर एसेंशियल्स, द पीईडी वैल्यू इज लेस देन 1, इट इज इनइलास्टिक। देन मान लो कि किसी चीज के प्राइस में 1 रुपए का चेंज आया और 1 रुपए के चेंज के लिए उस चीज का डिमांड भी 1 यूनिट बना, मतलब यूनिट चेंज इन प्राइस के लिए यूनिट चेंज इन डिमांड हो, उस केस में पीडी का वैल्यू इक्वल टू 1 आता है एंड वी कॉल इट यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है। एंड पीडी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब आता है? फॉर लग्जरियस गुड्स, मतलब जो एसेंशियल की बाहर की चीज है, जो हमारी जरूरतें नहीं है, बेसिकली जो हमारे लिए लग्जरी है कि हम ऐसे ही मौज के लिए खरीदते हैं, यू कैन सी कि भाई अच्छा है खरीद लेता हूँ यार, नेसेसिटी नहीं है। ऑफ कोर्स ऐसी चीज यार महंगी होगी तो तुम नहीं खरीदोगे, और अगर सस्ती होगी तो तुम खरीद लोगे। देन कम्स इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आईईडी, एज द नेम सजेस्ट, कि अगर किसी का इनकम चेंज हो, कंज्यूमर्स का इनकम चेंज हो जाए, तो इनकम चेंज होने के साथ इनकम चेंज के रिस्पॉन्स में जो डिमांड का चेंज होगा, दैट इज नोन एज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और अगर आईईडी का वैल्यू 0 से कम है, इसका मतलब है कि डिमांड ज्यादा है, इनकम कम है। एंड दिस इज द सिनेरियो वी स्टडीड फॉर इंफीरियर गुड्स अ व्हाइल बैक। एंड अगर आईईडी का वैल्यू 0 से ज्यादा है, इसका मतलब है कि डिमांड भी ज्यादा है, इनकम भी ज्यादा है। एंड दिस इज द सिनेरियो फॉर normal goods. For normal goods, IED, as I said, I'll tell you later on. This is it. IED is positive for normal goods and IED is negative for inferior. Then we have another elasticity called the cross elasticity of demand. हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे कि किसी एक सामान के प्राइस में चेंज आया तो उस सामान का डिमांड चेंज होगी, किसी लोगों के इनकम में चेंज आया तो सामान का डिमांड चेंज होगी। यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी में उस सामान के साथ कुछ हो ही नहीं रहा है। मान लो दो चीजें हैं, ए और बी, दो चीजें हैं ए और बी, ए के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, बट बी के प्राइस में चेंज आ गया, और बी के प्राइस में चेंज आने के कारण ए का डिमांड ऊपर नीचे हो गई। क्या हुआ? ए इज अनटच्ड, ए के प्राइस में कोई ऊपर नीच हुआ ही नहीं है, लोगों के इनकम में भी कोई ऊपर नीच नहीं हुआ है मान लेते हैं, बट उसका रिलेटेड गुड था कोई बी, बी के प्राइस में ऊपर नीचे हो गया, तो ए का डिमांड ऊपर नीचे हो गया। क्या हुआ? बिकॉज ऑफ अनदर प्रोडक्ट चेंज इन प्राइस, ठीक है, द डिमांड ऑफ सम अदर प्रोडक्ट वेंट अप और वेंट डाउन। दिस इज कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि द चेंज इन डिमांड ऑफ वन प्रोडक्ट विद द चेंज इन प्राइस ऑफ सम अदर प्रोडक्ट। अगर सीडी का वैल्यू तुम्हें 0 से कम मिले ना, इसका मतलब है कि बोथ द गुड्स आर कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स, ऐसी चीजें जो साथ में यूज होती है। अगर सीडी का वैल्यू इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है कि बोथ द गुड्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, दे आर रैंडम टू ईच अदर, उन दोनों गुड्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल
जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा शू और एक आयरन का टुकड़ा, मेरे शू का आयरन के टुकड़े से क्या रिलेशन है? अनरिलेटेड गुड्स है ना, ना शू में आयरन का यूज है ना आयरन में शू का यूज है, अनरिलेटेड गुड्स है, उसके लिए सीडी का वैल्यू जीरो आएगा। एंड इफ द वैल्यू ऑफ सीडी इज ग्रेटर देन 1, इट मींस दैट बोथ द गुड्स आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक की जगह तुम दूसरा यूज कर सकते हो। सो दीज वेर द इलास्टिसिटीज फॉर डिमांड। नाउ वी विल हैव अ लुक एट इलास्टिसिटी फॉर सप्लाई, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। एज द नेम सजेस्ट, अगर किसी चीज के प्राइस में चेंज आने के कारण उसका सप्लाई कितना चेंज होता है, उस चीज के मेजर को प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं, पीईएस। अगर पीईएस का वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब है कि सप्लाई इलास्टिक, इलास्टिक एज इन प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए फर्क नहीं पड़ता, सप्लाई विल नॉट चेंज, सप्लाई विल रिमेन द सेम। एंड इफ पीईएस इज ग्रेटर देन 1, इट मींस दैट सप्लाई इज इलास्टिक, दैट मींस कि प्राइस ऊपर नीचे होगा तो सप्लाई भी ऊपर नीचे उसके साथ साथ होता रहेगा। नाउ वी विल लुक एट सम टर्म्स कॉल्ड सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखो यार, जब आप पैसा कमाते हो, आपने पैसा कमा लिया, ठीक है, पैसा कमाने के बाद वो हो गया आपका टोटल अर्निंग, वो हो गया आपका टोटल अर्निंग, ठीक है, ये याद रखना, नोट करना। आपने जो पैसा आपको मान लीजिए 50,000 रुपीज सैलरी मिल गया, उसमें से दैट 50,000 इज योर टोटल अर्निंग। आउट ऑफ द टोटल अर्निंग मान लो कि तुम्हें 5,000 रुपए टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को हर महीने, तो 50,000 में से टैक्स कितना गया? 5,000। दैट 5,000 इज द टैक्स दैट यू पेड, ठीक है। अब टैक्स पे करने के बाद तुम्हारे पास कितना बच गया? तुम्हारे पास बच गया 45,000। दैट 45,000 इज कॉल्ड एज योर डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। टोटल अर्निंग जो था, टोटल अर्निंग से टैक्स देने के बाद जो बचता है, दैट इज योर डिस्पोजेबल इनकम। अब डिस्पोजेबल इनकम में मान लो 45,000 में से आप तुमको 15,000 रेंट में देना है, 10,000 का ग्रोसरी लेना है, कुछ मेडिसिन लेना है, ये लेना है, वो लेना है, ठीक है। ये सब मिला जुला के अब 45 में से तुम्हारा 25,000 का खर्चा है इमीडिएट। तो जो इमीडिएट जो खर्चा है तुम्हारा डिस्पोजेबल इनकम से, दैट इज नोन एज योर एक्सपेंडिचर। और इमीडिएट खर्चा सब होने के बाद जो पैसा बच गया, यहां से 20,000 बच गया तुम्हारा, फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल में 50,000 से 5,000 टैक्स दिया, 45,000 डिस्पोजेबल इनकम रहा, डिस्पोजेबल इनकम से इमीडिएट खर्चा तुम्हारा 25,000 निकल गया, 25,000 वाज एक्सपेंडिचर। 45 से 25 जाने के बाद जो 20,000 तुम्हारे पास बच गया, उस 20,000 को अब तुम क्या करोगे? उसको अब तुम फ्यूचर कंजम्पशन के लिए बचा के रखोगे, भाई बाद में यूज होगा तो रख देता हूं। ये जो पैसा बच गया फॉर फ्यूचर कंजम्पशन, दैट इज कॉल्ड योर सेविंग्स। और इमीडिएट कंजम्पशन के लिए जो तुमने पैसा खर्च किया, दैट वाज नोन एज योर एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब सेविंग्स और एक्सपेंडिचर तो समझ में आ गया क्या होता है, अर्निंग डिस्पोजेबल इनकम भी समझ में आ गया होगा क्या होता है। नाउ कमिंग टू व्हाट आर इन्वेस्टमेंट्स। देखो, इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, कि तुमने किसी, तुम मतलब बेसिकली पैसा भरते हो किसी चीज में, होपिंग फॉर अ रिटर्न, दैट इज इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी देश में दो तरीके की होती है, इंटरनल इन्वेस्टमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इंटरनल सोर्सेज से जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कहां से आता है? इंटरनल मतलब अंदर से। देखो, देश के अंदर से जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, दैट इज नोन एज इंटरनल सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। कहां से आता है? देश के अंदर हमारा सरकार है, सरकार इधर उधर इन्वेस्ट करती है, दैट इज एन इंटरनल इन्वेस्टमेंट। हाउस होल्ड्स, हम जैसे नॉर्मल लोग अपने सेविंग से पैसा इन्वेस्ट करते हैं इधर उधर, दैट इज एन इंटरनल इन्वेस्टमेंट। और कंपनी जो देश के अंदर डोमेस्टिक कंपनी इन्वेस्ट करती है, दैट इज अनदर इंटरनल इन्वेस्टमेंट। एंड इन्वेस्टमेंट कैन बी एक्सटर्नल ऑल्सो। एक्सटर्नल एज इन ऐसा इन्वेस्टमेंट जो देश के बाहर से आया, जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वी विल स्टडी दिस लेटर ऑन इन द फॉरेन ट्रेड चैप्टर, ठीक है। दिस एफडीआई इज एन एक्सटर्नल सोर्स, क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट देश के बाहर से आता है, देश के अंदर से नहीं। नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज कैपिटल। देखो, कैपिटल बेसिकली एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टूल्स और रिसोर्स है जो तुमको कोई काम शुरू करने के लिए चाहिए। मान लो तुमको फैक्ट्री खोलना है, फैक्ट्री खोलने के लिए तुमको कुछ फिक्स नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स चाहिए होगा, फिक्स नंबर ऑफ टूल्स चाहिए होगा, एक फिक्स नंबर ऑफ मशीन चाहिए होगा। तो ये जो तुमको चाहिए एक काम स्टार्ट करने के लिए, दिस इज नथिंग बट योर कैपिटल, ठीक है। अब मान लो कि तुमने फैक्ट्री खोल लिया, फैक्ट्री खोलने के लिए तुम मशीन वगैरह खरीद के लाए, दैट वाज योर कैपिटल, योर इनिशियल कैपिटल। अब फैक्ट्री ने तुम्हारे बहुत प्रॉफिट कमाया, तो इतना प्रॉफिट कमाया कि अब फैक्ट्री में पहले एक मशीन था, तुम अब और दो मशीन खरीद के ले आ गए, प्रॉफिट इतना ज्यादा हो गया तुम। तो क्या हुआ? जो इनिशियल कैपिटल था तुम्हारा, उस पर तुम और एक्स्ट्रा कैपिटल ऐड करते चले गए, नई मशीन लेके आ गए। सो दिस एडिशन ऑफ कैपिटल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। शुरू में तुमने कैपिटल से काम शुरू किया है, एक मशीन से तुमने खोल दिया फैक्ट्री, फिर प्रॉफिट के बाद जो तुम एक्स्ट्रा और दो मशीन लेके आए, ये जो तुमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो नया कैपिटल ऐड किया है, दिस इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। अब कैपिटल फॉर्मेशन का रेट कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है, कि क्या रेट है कैपिटल फॉर्मेशन का, कितना जल्दी हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है।
उसका फॉर्मूला है यू टेक द इन्वेस्टमेंट, you divide it by the GDP and then you multiply the whole thing by 100. This value gives you the rate of capital formation. Next, as I said, what is disposable income? हमारा जो टोटल अर्निंग होता है, टोटल अर्निंग और टोटल इनकम में से टैक्स देने के बाद जो हमारे पास खुद के खर्चे के लिए बचता है पैसा, दैट डिस्पोजेबल इनकम। और डिस्पोजेबल इनकम में सेविंग और एक्सपेंडिचर दोनों होती है। जो इमीडिएट खर्चा तुमने कर दिया कंजम्पशन, दैट इज योर एक्सपेंडिचर, और जो फ्यूचर कंजम्पशन के लिए तुमने बचा के रखा, दैट इज योर सेविंग्स। नाउ वी विल लुक एट टू टर्म्स, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड स्टॉक। फिक्स्ड कैपिटल, द वर्ड फिक्स्ड, इसमें ध्यान दो। फिक्स्ड का मतलब ऐसा चीज जो एक जगह पे ही रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। देखो, अगर तुम बिल्डिंग बनाते हो, कोई मशीन खरीद के लाते हो, अपने फैक्ट्री के लिए एक गाड़ी खरीद के लाते हो, अपने फैक्ट्री के सामने एक रोड बनाते हो, या फैक्ट्री से एक कनाल बनाते हो पानी निकालने के लिए, ठीक है? ये सब कैसी चीजें हैं? ये सब ऐसी चीजें हैं जो सालों साल तक चलेगी। तुम्हारे फैक्ट्री का बिल्डिंग, तुम्हारे मशीन, तुम्हारा ट्रक, these things will stay with you for 10, 15, 20, बिल्डिंग तो 100 साल तक रह जाएगा शायद, अगर अच्छी क्वालिटी की बिल्डिंग है तो, ठीक है? So whenever you are making capital which is fixed in nature, which will serve you for a long period of time, then that is known as gross fixed capital formation, GFCF। और दूसरा होता है स्टॉक। स्टॉक मतलब भाई ऐसा कैपिटल, देखो तुम जो फैक्ट्री खोल रहे हो, मशीन भी तुम्हारा कैपिटल है, और मशीन में जो तुम रॉ मटेरियल डाल रहे हो सामान बनाने के लिए, वो भी तुम्हारा कैपिटल है। बट मशीन क्या है? मशीन तुम्हारा 10 साल, 15 साल, 20 साल तक चलेगा, वो फिक्स्ड है, दैट इज GFCF। बट जो रॉ मटेरियल तुम यूज कर रहे हो, इन्वेंटरी में जो सामान यूज कर रहे हो तुम, वो क्या 10 साल चलेगा? क्या नहीं ना, 1 महीना 2 महीना चलेगा, खत्म हो जाएगा, तुमको फिर नया रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा। कभी कभी तो दिन भर में भी खत्म हो जाएगा, तुमको अगले दिन नया रॉ मटेरियल लाना पड़ सकता है। सो दैट टाइप ऑफ कैपिटल which finishes very quickly and you have to bring it back, basically short term में जो रिप्लेस होता है, that kind of capital is known as stock, and the capital which is fixed and which serves for a long period of time is known as gross fixed capital। अब ये जो इकोनॉमीज होती है हमारे देशों की, इकोनॉमिक्स अलग अलग प्रकार की होती है, सारे देश एक जैसे नहीं होते। हम तीन पढ़ेंगे, एक है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है? डिफरेंस देखेंगे सबका। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है, उसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हमने शुरू में पढ़े थे, एफओपीस, उन एफओपीस का कंट्रोल पूरा पूरा प्राइवेट ओनरशिप के हाथ में होता है, ठीक है? एंड सोशलिज्म में एफओपीस का कंट्रोल पूरा का पूरा गवर्नमेंट ओनरशिप में होता है। बट मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है? दोनों का मिक्स रहता है। मिक्स्ड इकोनॉमी में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंट्रोल बोथ बाय द प्राइवेट पार्टीज आल्सो एंड बाय द गवर्नमेंट आल्सो, दैट इज व्हाई मिक्स्ड। कैपिटलिज्म में देखो यार, पूरा का पूरा प्राइवेट ओनरशिप से चल रहा है सब कुछ, तो कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट का रोल इज मिनिमम, ज्यादा रोल है ही नहीं बोलने से चलेगा। सोशलिज्म में पूरा का पूरा ओनरशिप गवर्नमेंट का है, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, तो ऑफ कोर्स उसमें गवर्नमेंट का रोल भी मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम क्या 100% रोल ही गवर्नमेंट का है। एंड मिक्स्ड इकोनॉमी में बेसिकली गवर्नमेंट का रोल यही होता है टू प्रोवाइड अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मतलब क्या? बिजनेस प्रमोट करो, प्राइवेट ओनरशिप प्रमोट करो, बट इतना नहीं कि भाई चीजें हाथ से निकल जाए। मतलब गवर्नमेंट का काम, मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट का काम एक बैलेंस बनाए रखना होगा बिटवीन गवर्नमेंट पावर एंड प्राइवेट ओनरशिप। देन कैपिटलिज्म में चीजों का प्राइस कैसे डिसाइड होता है, कि किस चीज का प्राइस कितना होगा? इट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस मतलब डिमांड और सप्लाई, प्राइस डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है? इतना तो हमें भी पता है, ठीक है? कैपिटलिस्ट मार्केट में, कैपिटलिज्म में प्राइस पूरा का पूरा डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है। अगर डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग प्राइस बहुत ज्यादा हो गया तो हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो नहीं कर पा रहे, प्राइस ज्यादा है नहीं कर पाओ, ठीक है? सोशलिज्म में प्राइस डिटर्मिनेशन मार्केट फोर्सेस से नहीं होती। सोशलिज्म में प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड, सरकार बोलता है इस चीज का प्राइस इतना होगा तो इतना ही होगा, ठीक है? और मिक्स्ड इकोनॉमी में इट इज बोथ। इंडिया जैसे एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, बहुत सी चीजें हैं जिसका प्राइस डिमांड के हिसाब से चेंज होता है, ठीक है? डिमांड के हिसाब से या तो प्राइस बढ़ता है या तो घटता है। बट ऐसी भी बहुत चीजें हैं जिसका प्राइस गवर्नमेंट पहले से डिसाइड करके रखा है, जैसे ट्रेन का टिकट, ये डिमांड सप्लाई से चेंज नहीं होता। ट्रेन का टिकट, फ्लाइट का टिकट डिमांड सप्लाई के हिसाब से प्राइस ऊपर नीचे होता है, बट ट्रेन का टिकट गवर्नमेंट सेट करके देती है, उसमें कोई डिमांड सप्लाई का चीज है नहीं। तो इट्स अ मिक्स्ड थिंग इन मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिज्म में प्राइवेट पार्टीज बहुत है, ऑफ कोर्स प्राइवेट पार्टीज बहुत सारी होंगी, तो कंपटीशन बहुत हाई होगा सब में। लेकिन सोशलिज्म में प्राइवेट पार्टी है ही नहीं, बस एक अकेला गवर्नमेंट ही है, प्राइवेट पार्टी है ही नहीं सोशलिज्म। अब खाली गवर्नमेंट ही है तो कंपटीशन कहां होगा? वहां पे एक ही तो है, एक आदमी थोड़े कम्पीट करेगा खुद से। कंपटीशन ऑलमोस्ट एब्सेंट इन सोशलिज्म। एंड इन मिक्स्ड इकोनॉमी इट इज हाई, कंपटीशन इज हाई, बट नॉट एज हाई एज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मोटिव होता है भाई प्रॉफिट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन मोटिव ही है प्रॉफिट, नथिंग एल्स। एंड सोशलिज्म का मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर, प्रॉफिट से फर्क नहीं पड़ता।
एंड मिक्स्ड इकोनॉमी का मोटिव होता है बोथ, कि भाई प्रॉफिट भी कमाना है साथ में सोशल वेलफेयर भी करना है थोड़ा बहुत। जैसे हमारा कंपनी प्रॉफिट कमाती है बट साथ ही साथ सरकार गरीब लोगों का वेलफेयर भी करती है थ्रू डिफरेंट स्कीम्स एंड। अब कैपिटलिज्म में क्या होता है भाई, उनको अगर प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जितना हो सके यूज करेंगे, उससे क्या होगा, एक्सप्लॉयटेशन होगा एफओपीज। बट सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी में एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता। अब हम तीनों के आउटकम्स देखते हैं। कैपिटलिज्म में क्या होता है ना कि इनकम गैप बढ़ जाता है, अमीर आदमी और अमीर होते चले जाता है, गरीब आदमी और गरीब होते चले जाता है। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम। इससे एक सोशल क्लास स्टेटा बन जाता है कि गरीब और अमीर। ठीक है, एंड द एडवांटेज इज द प्राइवेट सेक्टर थ्राइव्स अ लॉट, इट्स अ वेरी गुड सिनेरियो फॉर द प्राइवेट सेक्टर। कमिंग टू सोशलिज्म, सोशलिज्म में प्रॉब्लम ये है कि भाई देखो, अगर गवर्नमेंट ही सब संभाल रही है तो लोगों के पास चॉइस कम हो जाता है। ठीक है, चॉइस कम हो जाता है लोगों का, कि यार एक ही तो सामान है बेचने वाला, गवर्नमेंट, तो लोगों का चॉइस कम हो गया, इनोवेशन भी कम हो गया। इनोवेशन तभी होगा ना जब ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे। बट अगर एक ही आदमी सब संभाल रहा है तो इनोवेशन भी कम हो जाता है। एंड देयर इज अ वेज गैप, मतलब कि यार देखो गवर्नमेंट ने प्राइस तो सेट कर दिया है, तो कॉस्टिंग भी, अब देखो यार लोगों को तुम सेम वेज तो नहीं दे सकते हमेशा, वेज तो बढ़ता रहेगा। बट सिंस प्राइस गवर्नमेंट ने सोशलिज्म में ऑलरेडी सेट करके रखा है, तो वेज जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और जो बेसिकली प्राइस है उसमें गैप बन जाता है। बट अच्छा चीज ये है कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, सरकारी कंपनीज जो है, सोशलिज्म में वो काफी अच्छा परफॉर्म है। एंड इन मिक्स्ड इकोनॉमी बेसिकली द आउटकम इज इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ, प्राइवेट पार्टीज आल्सो, फॉर द गवर्नमेंट आल्सो, फॉर द पुअर पीपल आल्सो, फॉर एवरीवन। एग्जांपल, कैपिटलिज्म का एग्जांपल यूएसए, सोशलिज्म का चाइना, और मिक्स्ड इकोनॉमी का इंडिया। नाउ लेट्स लुक एट द एक्सेसिबिलिटी ऑफ गुड्स। ठीक है, कि कौन से गुड्स किसके लिए एक्सेसिबल है। मैंने पढ़ा था राइवल और एक्सक्लूडेबल। राइवल मतलब ऐसा चीज जो अगर मैं कंज्यूम करूं तो उसका क्वांटिटी किसी और के लिए कम हो जाएगा, और नॉन राइवल मतलब मैं कंज्यूम करूंगा बट किसी और के लिए वो कम नहीं पड़ेगा बिकॉज ऑफ दैट। एक्सक्लूडेबल मतलब मैं किसी को वो चीज यूज करने से रोक सकता हूं, और नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब मैं किसी को भी वो यूज करने से नहीं रोक सकता, जिसका मर्जी वो यूज कर पाए। सो इफ देर इज समथिंग which is excludable also and rival also, these kind of goods are known as private goods. For example, a car, मारुति की कार है, वो कार मारुति ने सिर्फ 50 पीस ही बनाई है पूरे दुनिया में, तो 50 लोग ही खरीद पाएंगे। हो सकता है कि वो 100 लोगों को खरीदनी हो, बट 50 लोग ही खरीद पाएंगे, 50 ही पीस बनी है। जैसे ही 50 लोग खरीद लेंगे किसी और के लिए कुछ नहीं बचेगा, राइवल है। एक्सक्लूडेबल है, कार का प्राइस 5 लाख है, जो 5 लाख दे पाएगा वही खरीद पाएगा, जो नहीं दे पाएगा वो नहीं खरीद पाएगा। एक्सक्लूडेबल भी है ये। सो इफ समथिंग इज बोथ राइवल एंड एक्सक्लूडेबल, इट इज कॉल्ड अ प्राइवेट, एग्जांपल अ कार। इफ समथिंग इज राइवल बट नॉन एक्सक्लूडेबल, कि भाई मेरे यूज करने से किसी और के लिए कम पड़ जाएगा, बट तुम किसी को यहां आने से या यूज करने से रोक नहीं सकते। दीज थिंग्स आर नोन एज कॉमन गुड्स। पब्लिक लाइब्रेरी, यार मैं लाइब्रेरी में जाऊंगा, लाइब्रेरी में एक लिमिटेड नंबर ऑफ किताबें होंगी, जो सरकारी लाइब्रेरी होती है, मैं जैसे ही निकाल लूंगा थोड़ी किताब, किसी और के लिए कम पड़ जाएगा वो, क्योंकि यार वो किताब की उतनी ही कॉपीज थी, जैसे ही मैं ले गया किसी और को नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन पब्लिक लाइब्रेरी है यार, सरकारी लाइब्रेरी, तो किसी को रोक नहीं सकते अंदर आने से, नॉन एक्सक्लूडेबल है। इफ समथिंग इज राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल, these goods are known as common goods. ठीक है, देन इफ समथिंग इज नॉन राइवल, कि मेरे यूज करने से किसी और के लिए वो कम नहीं पड़ेगा, बट इट इज एक्सक्लूडेबल, कि भाई मैं किसी को रोक सकता हूं यूज करने से, इट इज कॉल्ड क्लब गुड। जैसे आवर इलेक्ट्रिसिटी, या इलेक्ट्रिसिटी सरकार के पास इतना है कि वो सारे घरों में दे सकते हैं, बट जो आदमी इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भर पाएगा उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, उसका बिजली काट दिया जाएगा। सो इट इज नॉन राइवल, सबके लिए है, बट एक्सक्लूडेबल, कि भाई जो नहीं ले पाएगा वो नहीं ले पाएगा। सो सच गुड्स आर कॉल्ड क्लब गुड्स, एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी। एंड इफ समथिंग इज नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवल, भाई सबके लिए है, किसी को नहीं रोकेंगे, देन इट इज पब्लिक गुड, हमने पढ़ा ही था पहले। एग्जांपल डिफेंस, डिफेंस भाई सबके लिए है, मेरे लिए जितना है किसी और के लिए भी उतना ही होगा, और एक्सक्लूडेबल नहीं है, अगर मैं उनसे सेफ्टी मांग सकता हूं कोई और भी मांग सकता है। नाउ कमिंग टू द फाइनल टॉपिक ऑफ द लेक्चर, एंगल्स लॉ। व्हाट डज एंगल्स लॉ से? ठीक है, एग्जांपल से समझो इसको, काफी इजी है। मान लो कोई आदमी है, उसका इनकम है महीने का 1000 रुपए, महीने का 1000 रुपए कमाता है, उसमें से 200 रुपए खाने में खर्चा करता है। अब 1000 में से 200 रुपए खाने में खर्चा करता है, कितना पैसा खर्च कर रहा है ये? अपने इनकम का 20% ये खाने में खर्चा कर रहा है। ठीक है, अब अगले महीने क्या हुआ, इसका प्रमोशन हो गया, इसका इनकम बढ़ के हो गया 2000 रुपीज, बट खाना तो ये सेम ही खाएगा ना जितना खा रहा था, राक्षस तो बन नहीं जाएगा, वो इंसान ही रहेगा। खाने पे ये खर्चा कर रहा है 200 रुपीज। अब नए इनकम में इसका खाने के खर्चे का परसेंटेज कितना है?
इट इज नाउ 10%। एंगल्स लॉ बेसिकली ये कहता है कि जब भी आपका इनकम राइज होगा, ठीक है, जब भी आपका इनकम राइज होगा, ठीक है, तो ये जो एक्सपेंडिचर है एसेंशियल्स पे, जैसे कि खाना, the proportionate expenditure on essentials like food will fall down. Let's look at another example. मान लो कि इसका खाने का खर्चा पहले 200 था, अब 300 रुपए हो गया। खाने के खर्चे को अगर तुम एब्सोल्युटली देखोगे, देयर इज एन एब्सोल्यूट इंक्रीज, पहले 200 था, 200 से 300 हो गया, एब्सोल्युटली इंक्रीज हुआ, देयर इज एन एब्सोल्यूट इंक्रीज। बट अगर तुम प्रोपोर्शनेटली देखोगे, टोटल इनकम में से उसका 20% जा रहा था, बट 2000 में से 300 इज 15%। तो क्या हुआ, एब्सोल्यूट नंबर तो इंक्रीज किया, 200 से 300 हो गया, बट जो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर था, पहले सैलरी में से 20% दे रहा था, अब सैलरी में से 15% खाने पे दे रहा है। तो एंगल्स लॉ यही कहता है कि देखो हुआ क्या एक्चुअली में, फूड पे जो उसका परसेंटेज इंक्रीज था, दैट वाज लेस देन द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज इनकम। बिकॉज ऑफ दैट द एब्सोल्यूट change in expenditure on food was there, but the proportionate change in your food expenditure was less। ठीक है, मतलब इनकम बढ़ गया, उस एब्सोल्यूट एक्सपेंडिचर बढ़ गया खाने पे, बट जो परसेंटेज एक्सपेंडिचर था वो अब कम हो गया। ठीक है, दिस इज व्हाट इज मेंशन्ड इन एंगल्स। एंड एज आई सेड बिफोर, जो नेसेसिटीज होती है हमारी, उसके लिए इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से कम हो, क्योंकि नेसेसिटीज है यार, इनकम ज्यादा हो कम हो, वो चीजें तो हमें खरीदनी पड़ेगी। तुम चाहे महीने में लाख रुपए कमाओ या महीने के 10,000 कमाओ, चावल तो तुम दोनों सिनेरियो में खरीदोगे, आटा तुम दोनों सिनेरियो में खरीदोगे, तुमको खाना है, नेसेसिटी है तुम्हारी। बिकॉज ऑफ दैट आईईडी वैल्यू फॉर नेसेसिटीज इज बिटवीन 0 and 1। ठीक है, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू गाइस। काइंडली go through the topics, revise them, so that because these chapters are nothing but the basis for the complicated economics topics that will come for this. So please clear your basics, ठीक है, and be thorough with the topics, repeated reading करो, notes बनाओ, so that concepts are crystal clear when you write it। Thank you so much।